बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ बरस रहे हैं और बरस रहे हैं साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के ऊपर, और ये कह रहे हैं कि साकिब निसार साजिशी टोले का सरबराह था जिसने मियाँ नवाज शरीफ को नाअहल किया। हालांकि उनका नाम ना पनामा के अंदर था, बल्कि उन्हें जानबूझकर नाअहल किया गया और मुल्क को इक़्तिसादी तरक्की की तरफ बढ़ने से रोक दिया गया। आज इमरान खान साहब ये गिला शिकवा करेंगे कि जो उनके खिलाफ मुकदमे हैं उसमें उन्हें रिलीफ नहीं मिला। अदालती फैसलों के ऊपर हमेशा से सवालात उठते आए हैं। अगर पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी को गिला शिकवा है कि उनके साथ ज्यादती होती रही। मुस्लिम लीग नून की बात करें, पीटीआई की बात करें, सारी बातें एक ही तरफ जाती हैं कि जब भी अदालती फैसले आए या किसी के खिलाफ आए तो उन्होंने उसे मुस्तरद किया। अदालती फैसलों पर तनकीद की जा सकती है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान में अदालती सियासी फैसले आए उसके नतीजे में मुल्क सियासी बहराना का शिकार भी रहा और मुल्क के अंदर सियासी लीडरशिप को नाअहली का सामना भी करना पड़ा। आज भी कुछ इसी किस्म की सूरत हाल है और इसके साथ साथ निगरान हुकूमत की जो बातें हो रही थी, अब यह भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन एक्ट में भी मज़ीद तब्दीलियाँ की जा सकती हैं। इसहाक डार साहब के हवाले से सोशल मीडिया पर खबरें सरगर्म हैं कि वो निगरान वज़ीर आज़म हो सकते हैं। क्या एक पॉलिटिकल पार्टी के एक अहम आदमी, एक सीनियर आदमी और एक साहब वज़ीर ख़जाना अगर निगरान हुकूमत के सरबराह होंगे तो बाकी सियासी जमातें उसे तस्लीम कैसे करेंगी? उसके साथ साथ कल भी हमने जो प्रोग्राम किया था, अगरचे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इस बात से इनकारी हैं कि दुबई में कुछ नहीं हो रहा, बस दुबई में आसिफ अली ज़रदारी साहब भी निजी दौरे पर गए हैं और मियाँ नवाज शरीफ भी सऊदी अरब से वापस वहाँ पहुँचे हैं, अपने पार्टी रहनुमाओं से मिल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं हो रहा। तो फिर दुबई की मीटिंग्स इतनी अहम क्यों हैं? मरीम नवाज साहबा हों, मियाँ नवाज शरीफ हों, आसिफ अली ज़रदारी हों, उन्हें दुबई में बैठ कर ही सियासी बातचीत आखिर क्यों करनी पड़ती है? पहले लंदन मरकज़ था सियासी बातचीत का, सियासी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने का, आजकल दुबई मरकज़ बना हुआ है। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और JUI के फ़े के माबैन जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी काफ़ी हद तक बढ़ते चले जा रहे हैं। इस वक्त जो है आसिफ अली ज़रदारी साहब लंदन पहुँचे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में जो ख़ास तौर पे निगरान हुकूमत की बात की जाती है उस पर कितना इत्तफ़ाक़ राय हो सकता है। ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं शुएब शाहीन साहब, मुल्क के मुमताज़ माहिर कानून है, तर्जमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जनाब निहाल हाशमी साहब। शैला रज़ा साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब शाहीन साहब, अगर मैं आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूँ, आज शहबाज शरीफ साहब बरस रहे हैं साकिब निसार साहब के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ के मुकदमात के हवाले से। हमने देखा, आप इस बात को तस्लीम करेंगे, सियासतदानों ने कभी, कोई भी सियासी जमात हो, अपने खिलाफ होने वाले फैसलों को तस्लीम नहीं किया। इमरान खान साहब बहुत अदालती फैसलों के गुण गाया करते थे जब मियाँ नवाज शरीफ नाअहल हुए, लेकिन अगर उनके खिलाफ भी कोई फैसला आया तो उन्होंने पूरी अदालत को, जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब ने जो कुछ बयान दिए, आज़म स्वाति साहब के आपके बयान आपके सामने हैं, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डंडे लेकर अदालतों के ऊपर चढ़ जाती थी। यानी ये रवैया है कि सियासतदान अपने हक में फैसले को मानते हैं, अपने खिलाफ फैसले को नहीं मानते। पहली बात तो आपको एक बात वाज़ेह कर दूं कि साकिब निसार साहब ने उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया था, ना ही वो उस बेंच का हिस्सा थे जो पनामा केस था। बेशक इनको अपनी उनसे जो भी दुश्मनी हो सकती है ज़रूर निकालें, ज़रूर बात करें, लेकिन किसी फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करें तो ज़्यादा बेहतर हो। दूसरी तरफ आप देखो, हम ये इनकार नहीं करते कि माजी में हमारी अदलिया ने कोई फैसले नहीं किए। माजी में ऐसे गलत फैसले जस्टिस मुनीर से लेकर आज तक होते आए हैं। अब मैं आपको खान साहब के हवाले से जो बात आप कर रहे हैं, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जो तोशा खाना वाला केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब सुन रहे हैं, वो 2014 से ऑनवर्ड वो आज तक अपनी फेसबुक अकाउंट से खान साहब के खिलाफ कई पोस्टें लगा चुके हैं। सिर्फ पोस्टें नहीं लगाई, बड़ी गलत किस्म की तस्वीर के साथ उन्होंने पोस्टें लगाई हैं और वो एडमिट करते हैं कि मेरा ये फेसबुक अकाउंट है, ये भी एडमिट करते हैं कि मेरा मोबाइल है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अब मैंने ब्लॉक कर दिया है और साथ ये कहते हैं कि फेसबुक से किसी ने वो पोस्टें लगाई हैं और साथ ना उन पोस्टों को डिलीट किया और ना ही उसके लिए किसी को इंक्वायरी मार्क की, और वो डे टू डे अफेयर पे वो केस चला रहे हैं। कहते हैं फैसला भी मैंने करना है, बेशक मैं प्रेजुडिस हूँ, बेशक मेरे ऊपर जो भी इल्जामात हैं, सब कुछ के बावजूद फैसला मैंने करना है। देखें, अगर हमने निज़ाम इंसाफ को
ये रखना है कि इंसाफ ना सिर्फ ये हो बल्कि होता हुआ नजर आए, तो हमें थोड़ा सा कुछ चीज़ों को, हमारी जस्टिस सिस्टम को और हमारी जजेस को और हमारा उससे मुताल्लिका निज़ाम में जो इंसाफ के जो ऑर्गन्स हैं उनको भी अपना रोल ठीक करना पड़ेगा। आज जो कुछ हो रहा है, शुएब साहब अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं दो चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। मैंने इसलिए जनरलाइज बात की थी, सारी सियासी जमातें, आपको याद होगा 2018 के इलेक्शन हुए, एक शख्स शेखुपुरा से इलेक्शन के उम्मीदवार होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो पूरी कंपेन चलाते हैं, उनका सोशल मीडिया अकाउंट बड़ा एक्टिव होता है। उसके बाद इलेक्शन हारने के बाद उन्हें खान साहब की मोहब्बत से, सरपरस्ती से हाई कोर्ट का जज बना दिया जाता है। आप इंसाफ कैसे तवक्को करेंगे? मैं जिस मीडिया को जिसमें हम काम करते हैं, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट होती है पेमरा की, आपको ये भी याद होगा कि काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में जो पार्टी के, सेंट्रल वर्किंग पार्टी के रहनुमा थे, उनको जो है उसका चेयरमैन बना दिया गया, मेंबरान वहाँ से बना दिए गए। यानी एक पार्टी जिसने मीडिया के खिलाफ कंप्लेंट्स सुननी हैं, अपनी ही हुकूमत के अपने लोगों को वहाँ उनके मेंबरान और चेयरमैन बना दिया जाता है। क्या अलमिया नहीं है इस सियासत का? ये PTI हो, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, हम तो यही करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई भी जज बनने या बनाने का जो प्रोसेस है वो उसमें किसी हुकूमत का अमल दखल होता ही नहीं है। वो आजकल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए होता है, जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस जो है वो जुडिशल कमीशन का सरबराह होता है, 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज होता है और उसके साथ एडवोकेट जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा उसका मेंबर होता है। और जिस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिकमेंड किया होता है वो चीफ जस्टिस और एक सीनियर प्यूनी जज उस जुडिशल कमीशन का हिस्सा और मेंबर होते हैं। इसलिए ये कहना कि इसमें किसी पार्टी ने कोई फैसला कर दिया, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें किसी पार्टी का या किसी गवर्नमेंट का कोई अमल दखल होता है कि किसी को जज बनाना है या किसी जज को हटाना है या किसी जज को रिकमेंड करना है। ये मुशर्रफ साहब के ज़माने तक था, 2018 अमेंडमेंट से पहले, फिर 2019 की अमेंडमेंट आई थी। तो ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ अब तब्दील हो गई हैं। गो कि हमारा इसके अंदर भी एतराज़ है कि जजेस को इतना ज़्यादा पावरफुल कर दिया गया है कि वो फिर अपनी मर्जी के अपने चैम्बर के लोगों को अपॉइंट करते हैं। इसलिए उसके अंदर भी बैलेंस लाने की ज़रूरत है। उसमें भी एटलीस्ट बार के नुमाइंदे या ऐसे लोगों को साथ शामिल करने की ज़रूरत है जो इंडिपेंडेंट हों, कम से कम वो एक अच्छी राय दे सकें। बाकी जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, देखें, हम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन हम कहते हैं कि जस्टिस का निज़ाम तभी ठीक हो सकता है जब उससे रिलेटेड तमाम ऑर्गन्स इंक्लूडिंग हमारे इदारे जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, पुलिस है, FIA है, नैब है, जब वो इंडिपेंडेंटली रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करती हो। आज ये जो पोजीशन चल रही है, मुझे बताएं किसके हुक्म से आज खान साहब का PTI चेयरमैन का आप नाम ले सकते हैं, ना उसकी तस्वीर चला सकते हैं, आपने तनकीद भी करनी है तो उसका नाम नहीं ले सकते। ये है हमारी इंडिपेंडेंस की सिचुएशन और उसके ऊपर पेमरा का कोई ऑर्डर भी नहीं है और किन के हुक्म से चल रहा है वो सब जानते हैं, लेकिन कोई नाम नहीं ले सकता। शुएब साहब, अगर मैं देखें बड़ी ध्यानदारी से अगर हम बात करें तो ये पेमरा का जिस तरीके से इस्तेमाल PTI की हुकूमत में हुआ, मेरे पास सारे वो चीज़ें मौजूद हैं, जिस पैथेटिक तरीके से इस्तेमाल किया जाता था कि जी ये रोड शो नहीं आप कर सकते। तलत हुसैन साहब का प्रोग्राम हमने ऑन एयर करना था, जितनी वहाँ पे खान साहब और आज़म खान साहब जितना दबाव डाल रहे थे, ये तो मीडिया बेचारा तो हर दौर में ऐसे ही पिसता है ना जी। देखिए, एक गलती अगर वो हुआ तो दैट इज आल्सो रॉन्ग। एक गलती को दूसरी गलती की बुनियाद आप नहीं बना सकते। आज अगर गलत हो रहा है तो आज हमें ये कहना चाहिए कि ये गलत है, आज हमें आवाज उठानी है। कल अगर गलत हुआ तो वो भी गलत था, और गलती का मतलब ये नहीं है कि अगर एक जगह गलती हो गई है तो दूसरी गलती को हम मुस्तकिल बुनियादों को साथ लेके हम आगे चलते जाएं। हमने जमहूरियत को, आइन को, कानून को आगे लेके चलना है। आज की सिचुएशन ये है कि लोगों के घरों में छापे मारे जाते हैं, उनके रिश्तेदारों को उठाया जाता है, कानून की पासदारी तो दूर की बात है, आइन की बुनियादी हुकूक की मुअत्तली हुई हुई है। 6-6 दफा अदालतें जमानत देती हैं, 7वीं 8वीं मरतबा उठा लिया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर कोई नहीं करता तो वो हमेशा के लिए मलाइन हो गया है, मतून हो गया है और मुजरिम से मुजरिम बन गया है। मैं आता हूँ वापस आपकी तरफ शुएब साहब, इसी मौजू पे ठीक हो गया, मैं इसी पे वापस आता हूँ आपकी तरफ। निहाल हाशमी साहब, शुएब शाहीन साहब कह रहे हैं छापे मारे जाते हैं, लोगों को घरों से उठाया जाता है, उनको पाबंद सलासल किया जाता है। इस हुकूमत के दौर में ये देखने को मिल रहा है। शहबाज शरीफ साहब साकिब निसार साहब को सरगना कह रहे हैं। शुएब साहब कहते हैं कि नायल साकिब निसार साहब ने तो नहीं किया था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बात सारी ये है कि मैं बहुत पहले इस बात का इदराक कर चुका था कि साकिब निसार और उनके टीम के कुछ लोग, कुछ बैरूनी कुछ अंदरूनी लोगों के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मैं जब पैनामा केस की प्रोसीडिंग देखने जाता था और बैठा रहता था, मैं समझता था कि जो सवालात जो प्रोसीडिंग हो रही थी वो रिलेवेंसी नहीं थी उसका किसी पैनामा से। हमारे यहाँ जब पिटीशन आता है तो वो कहते हैं हाउ यू आर एग्रीव्ड और वो डिसमिस कर देते हैं लेमनी, मगर ना ही पैनामा में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का नाम था, ना ही कोई जिक्र था। मगर जिस तरीके से उसको आगे बढ़ाया गया, जिस तरीके से उसमें निगरां जजेस बनाए गए, जिस निगरां कमेटी बनाई गई, जिस तरह से उसमें JIT बनाया गया, जिस तरह से हुसैन नवाज को बुला करके उनको क्वेश्चन और ग्रिल किया गया 6-6 घंटे तक, तो हमें अंदाजा और इदराक हो गया था। उसमें कई बड़े एक्टिव लोग थे जो आज भी गालिबन बेंच में है, वो अभी तक रोजगार पे मौजूद है। तो ये देखिए, जब हमारी कौमी बदकिस्मती है, जब छोटे लोग बड़े ओहदों पे फायज हो जाते हैं तो बड़े लोगों को वो अपनी औकात बता देते हैं कि मैं तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचा सकता हूं। तो ये साकिब निसार वाज फुल्ली इन्वॉल्व इन दैट, और बहुत सारे और उनके मंसूबे थे। वो सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान के मुख्तलिफ अफेयर्स को चलाना चाहते थे, देखना चाहते थे अपने आप को, वो अब सुप्रा प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर ले गए थे। जब वो निहाल हाशमी साहब, ये तो इल्जाम है मियां साहब के ऊपर कि साकिब निसार साहब को जज भी आपने बनाया था। तो फिर हजरत अली करम वजह का वो कॉल सच्चा हो जाता है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। ये बात फिर सादिक आती है। लेकिन फिर शोएब साहब जो बात कर रहे हैं कि जो अगर आप नाअहल हुए, आपके खिलाफ कार्रवाई हुई, ऐसी कार्रवाइयां आज भी हो रही हैं, लोगों को पकड़ा जा रहा है, जेलों में बंद किया जा रहा है। कतन ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही, कतन नहीं हो रही। अगर आप वो सारे वीडियो उठा के, क्या PTI की हुकूमत के दौर में हमारे घरों में गुलदस्ते और फूल भेजे जाते थे? PTI के दौर में हमारे लोगों को जो जहां मिलता था वहां से उठाते थे, और सियासी केस में नहीं, किसी को मनशियात पे, किसी को करप्शन में, किसी को रोड क्रॉसिंग में, किसी न किसी हवाले से उसे उठा के, किसी को मावनत में। क्या मरियम नवाज को जब बाल के सामने जेल से गिरफ्तार किया गया, वो क्या बहुत अच्छा कानूनी आईनी अमल था? क्या जिस तरह से राना सनाउल्लाह को आपने मनशियात में फिट किया वो सही था? एक ही घर के सलमान ख्वाजा और ख्वाजा साद को भी आपने, कोई एक आदमी आप बता दें जो इन्होंने छोड़ा हो। क्या हमें याद नहीं कि हमजा शहबाज के घर में नैब किस तरह से पहुंची थी, किस तरह से वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वो नैब के अफसर जो थे? आपको याद होगा, वो सारी चीजें याद होगा कि घरों में आकर के, टेलीविजन पे आकर के ऐसी बोली बोली जाती थी कि लगता था कि अब इससे आगे कुछ भी नहीं है। मैं शायद समझता हूं कि किसी जो मुतलकुल इनान बादशाह होता है, आमिर के दौर में भी इस तरह की बातें और इस तरह के अल्फाज नहीं, मुल्क से बाहर रहे या मुल्क के अंदर रहे, उनको एहसास ही नहीं था कि वो पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करना है, पाकिस्तान की खिदमत और पाकिस्तान की डेवलपमेंट करनी है, इसकी इकोनॉमी को ठीक, बल्कि ये इंतकाम के शोले बने हुए थे। न्यूयॉर्क में भी और ह्यूस्टन में भी अगर वो तकरीर करते थे तो अपने मुखालफिन को निशाना बनाते के मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, तुम्हें मुँचों से पकड़ लूंगा, इसके खानदान को ये कर दूंगा, इसके घर को मिसमार कर दूंगा। आपको याद था जाती उम्रा में वो आए थे, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वालदा के नाम जो घर था उसको मिसमार करने के बुलडोजर लेकर के, किसी एक को इन्होंने छोड़ा हो। निहाल भाई, मैं इसमें भी वापस आता हूँ। शैलजा साहबा, जो बात अभी हम कर रहे हैं कि अगर माजी में PTI की हुकूमत में ज़ेर अताब थी PMLN या पीपल्स पार्टी, आज PTI ज़ेर अताब है, ये सियासी अदावतें ये तो बढ़ती रहेंगी। फिर मैं एक बात करना चाहती हूँ। देखिए, ये हकीकत है कि PTI के दौरे हुकूमत में ज़ेर अताब थी, और इस हद तक के शोएब शाहीन साहब बैठे हैं, वो बताएंगे कि जरदारी साहब पे मुकदमा सिंध में नहीं चल सकता था, और उनको बीमारी के बावजूद हर हेयरिंग पर, मैं नहीं कहती, शेख रशीद ने कहा था कि जरदारी साहब बहुत बीमार हैं, और काफ़ी दफ़ा हॉस्पिटल में भी रहे। उनको हर दफ़ा इस्लामाबाद बुलाया जाता था। या ये कि अगर फरियाल साहिबा बीमार नहीं थी तो नैब ने दाखिल किया था ना उन्हें हॉस्पिटल में, हम तो नहीं दाखिल कर सकते थे। उनको रात के 12 बजे चांद देख के जब लोगों को सज़ा में रिलीफ दिया जाता है हुकूमतों की तरफ से, उनको उस वक्त जेल ले जाया गया।
इस तरह बहुत सारी बातें हैं, चाहे स्पीकर हमारे सिंध असेंबली के अभी तक अरेस्ट हैं, और खुर्शीद शाह साहब, शेरजील और बहुत सारे लोग। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि अगर कोई इंतकामी कार्रवाई होती तो पीटीआई के चेयरमैन तो एक दिन भी जेल में नहीं रहे। कोई ऐसा नहीं हो रहा कि उनको कराची ला के वो किया जाए, बंद किया जाए, या उनको इस तरह से किया जाए। एक दफ़ा अरेस्ट किया गया तो उस पर भी ये बात हुई कि तरीक़ाकार जो था वो गलत था, लेकिन उनकी अरेस्ट को ही गलत करार दे दिया गया। तो अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और जो दूसरी बात है, मैं ये कहूँगी कि जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं उनकी बाकायदा जियो फेंसिंग हुई है। उसके बाद जो है वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो मिलाए गए हैं और फिर अरेस्ट हुई है। और जो बहुत सारे फ़ैसले हुए उसमें एक ये भी था कि अंडर 20 जो है उनको छोड़ा जाएगा, और ये भी बात हुई है कि जो सीक्रेट एक्ट है उसमें गिल्टी और नॉट गिल्टी नहीं होगा, उस पर रीज़निंग दी जाएगी और राइट ऑफ अपील भी होगा। तो इसमें फिर भी मैं ये कहती हूँ और अलल ऐलान कहती हूँ कि हमारी ये ख्वाहिश नहीं है, हमारी ये ख्वाहिश नहीं है कि किसी एक पे भी जो है वो गलत चले, क्योंकि हमने आगे पॉलिटिकल सफ़र जारी रखना है। अगर हम हैं आज तो हमारे बाद आने वाले लोग हैं। हमारा अपना एक उम्र का जो हिस्सा है वो आगे काफ़ी जा रहा है और यूथ आगे आ रही है। तो हमें इंतकामी एक कैफियत और रवैया नहीं डालना है। और यही मैं कहूँगी, जहाँ तक बात है तो देखें आज भी जब बात की जा रही है तो ये किया जा रहा है कि उन्हें कितना रिलीफ मिल रहा है, कितने उन्होंने अपने मुकदमे नहीं चलने दिए। और अभी भी यही बात की जा रही है कि जी आप उन पे JIT बना रहे हैं, तो क्या अंधा इंतकाम लें, अंधी तरीक़े से चलें कि हर बात हम अंधे तरीक़े से नहीं कर सकते कि 35 पंक्चर को कह दें कि सियासी बात थी, इसको कह दें सियासी बात थी। हम एक उनको तहक़ीक़ाती उसके हवाले कर रहे हैं कि तरीक़ाकार बना के। हम तो नहीं बोल रहे ना, अब अदालत जाने, उनकी हरकतें जाने और वो जाने। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था वो मैंने सुना नहीं। मैं ब्रेक लेता हूँ ना, ब्रेक पर वापस आते हैं, इस भी बात करते हैं कि ये जो इंतकाम की सियासत थी, अगर कल बीज बोए गए थे आज काटने पड़ रहे हैं PTI को, या आपके ख़िलाफ़ PMLN या पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ मुकदमा तो दुरुस्त है लेकिन PTI के ख़िलाफ़ मुकदमे दुरुस्त नहीं है, ये मौक़िफ़ कैसे, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। पुराने एक बार फिर खुश आमदीद। शुएब शाहीन साहब, क्या लगता नहीं है जो बीज बोए गए थे आज काटे जा रहे हैं? लंबी फहरिस्त है PMLN के पास, पीपल्स पार्टी के पास। आसिफ अली ज़रदारी कहते रहे कि मेरा मुकदमा कराची शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन ना होने दिया गया। जिस तरीके से गिरफ्तारियाँ की गई, जिस तरीके से लोगों को जेलों में रखा गया, नैब के उस कानून का इस्तेमाल किया गया, उस पर आज वही सूरत हाल PTI को सामना है उसका। देखिए मलिक साहब, पहली बात तो यह है कि मैं तो एक बात आपको वाज़ेह कर दूं, नैब लॉ ना तो इमरान खान साहब की हुकूमत ने बनाया था, ये मुशर्रफ साहब के ज़माने में बना, और ना ही उस चेयरमैन नैब को अपॉइंट किया था खान साहब ने। लिहाजा ये काम भी दोनों इस गवर्नमेंट ने किए थे, जिसमें नवाज शरीफ साहब विद द कंसल्टेशन ऑफ पीपल्स पार्टी, क्योंकि अपोजिशन में वो थे, उन्होंने उनकी अपॉइंटमेंट की थी। और इत्तेफाक की बात आपको बताऊं, और ये जो तमाम मुकदमात हैं, तमाम मुकदमात 99% बल्कि सारे ये या तो जरदारी साहब के ज़माने में बने या नवाज शरीफ साहब के अपने ज़माने में बने, जब वो बरसर इक़्तिदार थे, या शायद खाकान अब्बासी साहब बरसर इक़्तिदार थे। तो लिहाजा ये कहना सिवाय FIA के 1-2 केसेस, लेकिन शायद खाकान अब्बासी साहब के खिलाफ मुकदमा तो बड़ा वाज़ेह आप PTI की हुकूमत में बना। नहीं, एक आध कोई हो सकता है। मैं 99% इसलिए कह रहा हूँ, अगर 100 मुकदमा है तो उसमें 1% मुकदमा होगा जो इनके ज़माने में बना। और एक बात करके बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे बताएं पुलिस के जरिए कितने FIR कटाई थी खान साहब ने या PTI ने? आज खान साहब के खिलाफ 180 से ज़ायद मुकदमात बन गए हैं। 2 हवाले मैं आपको दे दूँ, जो उस वक्त के चेयरमैन नैब थे, आज भी शहबाज शरीफ हुकूमत के इस वक्त मिशन पर्सन कमीशन के वो सरबराह हैं, और लिहाजा इनकी जो मोहब्बत उनके साथ है वो सबके सामने और अयान है। तो ये कहना कि उसमें
इमरान खान साहब या उनकी पार्टी जो है वो सियासी इंतखाब का निशाना बना रही थी। तो ये लेकिन शुएब साहब मैं यहाँ अगर छोटी सी मुझे इजाजत दें शुएब साहब, जिस तरीके से इमरान खान साहब दो पार्टियों को ख़त्म करने की बात करते थे, हत्ता कि हमें तो ये डायरेक्शन दी जाती थी टॉक शो में ना बिठाया जाए और ये कहा जाता था कि हमने दोनों पार्टियों को छोड़ना नहीं है। खान साहब की तकारीर सारी भरी पड़ी हैं कि मैं उसे जेल में डालूंगा, उसे जेल में डालूंगा। ये रवैया था कि दो सियासी जमातों को ख़त्म किया जाएगा। देखें, इसको आप ख़त्म करना नहीं कहते। उनका जो नैरेटिव था जिस पे उनको वोट मिले थे कि जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं, हम करप्शन केसेस में एनआरओ नहीं देंगे। दैट वाज द ओनली नैरेटिव। अब करप्शन को सजा दिलाना, उसको प्रोसिक्यूट करना, वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन था जो नैब अथॉरिटीज थी, उन्होंने करना था। किस में सजा हुई, किस में नहीं हुई। पिछले साहब नैब लॉ ना उन्होंने नैब लॉ बदले इनकी खातिर, बल्कि इनको फैसिलिटेट किया कि जो इज्तिमाई फैसले थे उसकी हद तक उन्होंने कहा कि नैब लॉस में एप्लीकेबल नहीं होगा, ऑर्डिनेंस के जरिए जो उन्होंने चेंज किया था। लेकिन यहाँ आप देख लें, पिछले साहब नैब लॉ इन्होंने बदली किया। अच्छा, मैं आपको बता रहा था, मुझे बताएं, दोनों दोस्तों ने जो बात की है, अली अवान यहाँ का साबिक एमएनए था, बल्कि अभी भी है, उसका ऑर्डर सस्पेंड हुआ है। मसला यह है कि उसके सगे भाई जो कि दुबई में जॉब करते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको उठा लिया उसके 4 मासूम बच्चियों के साथ। उसके बाद आप आए अली मोहम्मद खान, 6 दफा उसको अदालत ने जमानत दी, 7वीं मरतबा उठा लिया। शकील जो प्रोविंशियल मिनिस्टर था, उसको 7 मरतबा अदालत ने दी समात से, 8वीं मरतबा उसको उठा लिया गया। शीरी मजारी को 5 दफा अदालत ने जमानत दी, जब तक उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उसको नहीं छोड़ा गया। बात ये नहीं है, बात ये है कि हम, मुझे बताएं पुलिस के जरिए कितनी FIR कटी। हाँ, करप्शन चार्जेस थे, FIR भी कटी, जेल में भी गए। जहां तक ताल्लुक है खान साहब का, देखें वो मुल्क छोड़ के नहीं भागे, वो लंदन नहीं गए, वो दुबई नहीं गए, आज भी वो 180 मुकदमात का सामना कर रहे हैं। मैं चूंकि बड़ा मुख्तसर वक्त है, शैला साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, आप कुछ कमेंट करना चाह रही थी शुएब साहब के स्टेटमेंट पे। देखिए, शुएब शाहीन साहब से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि जो PTI वाले जो हैं बयानात देते थे उसी टाइप का देंगे। ठीक है, आप तर्जुमान हैं, बट आप बहुत बड़े लॉयर भी हैं, और ये जो मुकदमात थे पीपल्स पार्टी के लोगों पर और PMLN के लोगों पर, इनमें से जरदारी साहब के ऊपर तो इस तरह के वो मुकदमात थे जिनमें कोई जान नहीं थी, जो उन पे बहुत कुछ पहले हो चुका था, उनको दोबारा खोला गया। और एक और बात, बिल्कुल मैं मानती हूँ कि नैब परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में थी, नून लीग को समझ नहीं आई थी, और इमरान खान ने भी, PTI के चेयरमैन ने भी नैब का बहुत सख्त जो है वो इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि 90 डेज़ की जो डिटेंशन थी, जो कि हम पहले ही कहते थे कि क़वानीन पाकिस्तान से मुतसादिम है, उन्होंने उसको भी एक्सटेंड किया। और जब हम इनके ज़माने में भी नैब के कानून में जब हमने जो है अमेंडमेंट्स डाली, तो वो जो होती थी एक अंदलीब अब्बास जिन्हें चीखें लग जाती थी, वो चीखें मार मार के कहती थी कि ये जो हैं अपने लिए कर रहे हैं। और फिर हमने जब सियासी जमात को समझ आया, अब जब हमने नैब के कानून को सही किया, तो ये कहते थे कि जी अपने लिए किया है, अपने लिए किया है, उसका सबसे फ़ायदा इनको पहुंचेगा। तो एक तो ये बात है कि वो मुकदमात खोले गए जिनमें कोई जान ही नहीं थी। दूसरी बात जो है वो ये है कि मैं ये कहना चाहती हूँ, और मैं बार बार कहूँगी कि पाकिस्तान में एक तरीक़ाकार है जिसके मैं बहुत ख़िलाफ़ हूँ, और पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ है, क्योंकि हमने इसको सहा है। चाहे मैं हूँ, मैं एक बहुत अदना सी वर्कर हूँ, लेकिन पाकिस्तान के तरीक़ाकार में मैं घर नहीं पहुँच सकती थी। मैं स्टूडेंट लीडर थी, मैं घर नहीं पहुँच सकती थी। मैं CIA मुझे छोड़ता था तो 2 दिन बाद CIA मुझे फिर उठा लेता था, फिर मैं बड़ी मुश्किल से जेल जाती थी, जेल से मैं निकल नहीं पाती थी कि जेल के उस गेट से जिससे अंदर जाते हैं तलाशी होती है, वो सिंधु से माड़ी कहा जाता है, मैं वहाँ से बाहर आती थी और गिरफ्तार हो जाती थी। और मैंने तो कोई 9 मई का वाक़या भी नहीं किया था, और इस तरह मैं 6 दफ़ा या शायद इससे ज़्यादा दफ़ा पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेरे पेपर ही नहीं लेके आता था। तो ये अच्छे तरीक़ाकार नहीं है, मैं इसकी मजम्मत करती हूँ। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि सिंध में शुएब शाहीन साहब PTI के 2 MPA असेंबली आते हैं,
उनको किसी ने कुछ नहीं कहा। दूसरों से भी हम कह रहे हैं कि आप आ जाएं, लेकिन आप ये देखें कि मैंने जैसे ये बात बताई तो मैं हार्डली 20 साल की थी और ना ही सोशल मीडिया था ना कुछ था, लेकिन पीटीआई के एमपीएस असेंबली नहीं आते, उनके ऑर्गेनाइजेशंस के लोग उन्हें छोड़ गए। छोड़े तो छोड़े परवेज खटक साहब, जिनके बयानात को दिखाया जा रहा है कि वो कौन कौन चाहे असेंबली तोड़ना हो चाहे कुछ हो साथ देते थे, साथ नहीं दे रहे। तो सूरत हाल यहाँ पे भी बड़ी अजीब सी है कि वो जो थर्ड ऑप्शन का कहा था कि हमने इन्हें थर्ड ऑप्शन के तौर पर लेकर आए ज़हीरुल इस्लाम ने और आरटीएस बिठाया गया था, तो आज लोग इनके हक में नहीं निकाल रहे रैली, वो उन्होंने फौज के हक में निकाली है। ठीक है। निहाल हाशमी साहब, जो शुएब साहब बात कर रहे हैं कि आपके खिलाफ करप्शन के मुकदमात, हमारे खिलाफ सियासी मुकदमात। नहीं जी, हमारे खिलाफ कोई करप्शन के मुकदमात नहीं थे। उसकी सबूत ये है कि ये और खान साहब 12 ये बात कहते थे कि इंग्लैंड इंग्लैंड इंग्लैंड, वहाँ इंसाफ होता है, वहाँ ये सोसाइटी, वहाँ पे साइकिल पे चलते हैं। इंग्लैंड की जो नेशनल क्राइम एजेंसी थी, उन्होंने कहा कि मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, मरियम, हुसैन नवाज, इन्होंने कोई करप्शन नहीं की, ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक, उसके बाद अदालत में गए, अदालत ने भी क्लीन चिट दे दिया कि ये बातें कर रहे थे वो सारे इंडिपेंडेंट लोगों ने, उनके इदारों ने, उनकी अदालतों ने क्लीन चिट दिया। अब इमरान खान साहब अगर अपनी तय वो कहे किसी को करप्शन, उनको याद होना चाहिए कि ये वही मोहम्मद नवाज शरीफ हैं जिन्होंने जब इनके हॉस्पिटल के बनने की बात आई, इनके हॉस्पिटल की, तो अपने जेब से 50 करोड़ रुपया दिया था आज से 31 साल पहले। तो क्या उस वक्त इनको याद नहीं आ रहा था कि ये कौन सा करप्शन है, क्या है नहीं है? बात दरअसल है, जब कोई चीज आप किसी के खिलाफ नहीं पा सकते, आप इल्जामात की दुनिया में जिंदा रहते हैं। आपको पाकिस्तान के इदारे, इवन पाकिस्तान के इदारों ने भी क्लीन चिट दे दिया, उन्होंने कहा नहीं दोबारा इसके ऊपर एफआईए से केस बनाया जाए। तो और खुद मौसूफ ये कर रहे थे कि 190 मिलियन पाउंड जो है उसे वो दे रहे हैं किसी और को, मलक रियाज को, और वो जो कुछ उन्होंने तोशा खाना के साथ या तो ये कहें कि मदीने की रियासत की बात करते थे, क्या इनके भी कपड़े और इनकी भी जायदाद इसी तरह से थी जिस तरह से खुलफाए राशिदीन की थी? ये अपनी जात में एक अंजुमन थे, ये अपने आप के अलावा किसी, ये एक अपने आप को बादशाह समझते थे, हर किसी को। एक करप्शन का केस बता दे नवाज शरीफ के खिलाफ जो इस्टेब्लिश हो सका हो, यहां तक कि आज जज और वो जर्नल्स कह रहे हैं कि हाँ नवाज शरीफ इनोसेंट थे, वो जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि नवाज शरीफ इनोसेंट थे, नवाज शरीफ पे इल्जाम लगा गया था। तो मैं ये समझता हूँ बाकी बातें बाद में होनी चाहिए, सिर्फ नवाज शरीफ नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी कि पाकिस्तान को खींच करके पीछे लाया गया। वो तमाम जजेस और जर्नल्स और वो तमाम लोग, वो तमाम पॉलिटिकल लोग, वो तमाम पाकिस्तान के बिजनेसमैन, वो कारोबारी लोग जो पैसे लेते रहे खाक के दौर में, उनको पकड़ा जाए, वो सरकारी अफसरान उनको पकड़ा जाए कि पाकिस्तान को आप पीछे क्यों घसीट के लेके आए। आज सीपैक को आपने क्यों बंद करवाया, आपने अपने पड़ोसियों से ताल्लुकात क्यों खराब कराए, पाकिस्तान की इकोनॉमी का बस क्यों किया? आपका सिर्फ एक इंतजाम का था और कुछ भी नहीं था। तो मैं समझता हूँ हमारे खिलाफ कोई करप्शन नहीं था और बेशतर केस इमरान खान ने बनाए थे। एक कमर्शियल ब्रेक हमें लेनी है, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। शुएब शाहीन साहब, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, दो चीज़ों पे कमेंट कर दीजिएगा। एक तो इमरान खान साहब कहते हैं कि जब मियां नवाज शरीफ सियासत में आए तो उन्होंने करप्शन की और करप्शन की बुनियाद पर वो सियासत में आगे बढ़ते चले गए। 90 का जिक्र किया अभी निहाल हाशमी साहब ने कि अगर 90 में वो मियां नवाज शरीफ से पैसे ले रहे थे शौकत खानम के लिए, फिर 2008 तक वो मियां नवाज शरीफ के साथ उनके दोस्त, उनके इत्तेहादी रहे, तो फिर ये बयानिया कैसे बनाया जा सकता है? दूसरा, क्या ये गुंजाइश मौजूद है कि इसहाक डार साहब निगरान वज़ीर आज़म हो सकते हैं? इसहाक डार साहब हो नहीं सकते हैं क्योंकि ये आइन के भी खिलाफ वर्जी होगी, कानून के भी खिलाफ वर्जी होगी। केयर टेकर इम्पार्शल होता है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह या किसी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर या मेंबर हो ही नहीं सकता है। इसलिए इसहाक डार साहब तो अनक्वालिफाइड है, डिस्क्वालिफाइड है, वो हो नहीं सकते। जो बात आप फरमा रहे हैं, एक बात सिर्फ कह दूं, बात यह है कि जो कह रहे हैं कि बहुत फरिश्ते हैं नवाज शरीफ साहब, इस वक्त अगर कोई सियासतदानों में कन्विक्टेड है तो वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब हैं, और उनकी 2 केसेस में, और उनकी अपील भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है। ही इज डिक्लेयर्ड एज एब्सकॉन्डर।
वो 4 साल से एब्सकॉर्डर भी हैं, वो यानी मुल्क से जो गए हुए हैं, वो अपनी एफिडेविट की भी वो खिलाफ वर्जी कर चुके हैं, जिनके गारंटियर शहबाज शरीफ साहब हैं। दोनों केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो डिसमिस हो चुके हैं, उनकी अपीलें, बिकॉज ऑफ हिज नॉन अपीयरेंस, इसलिए वो मुल्क में नहीं आ रहे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये कहना कि करप्शन चार्जेस नहीं है, चार्जेस तो प्रूव हो चुके हैं आपके खिलाफ। हाँ, आप आए, हम नहीं कहते कि आप आए, अपनी अपीलों को परसू करें, अपने आप को बरी कराएं, फिर आगे आए, पॉलिटिक्स में भी जाएं। लेकिन ये कहना कि करप्शन चार्जेस नहीं है, जिन चार्जेस में वो जमानत लेकर गए थे वो भी करप्शन चार्जेस हैं, जिनके ऊपर उनके खिलाफ सजा हो चुकी है वो भी करप्शन चार्जेस हैं। ठीक है निहाल हाशमी साहब, इस पे कमेंट कर दें। मियां नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आ रहे? इसलिए कि उनके खिलाफ मुकदमात हैं, उन्हें अपने मुकदमात को आके सामना करना है। और उनको ये तो पता होना चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए बड़े एहतराम के साथ कि मियां नवाज शरीफ को जो कन्विक्शन हुई है वो करप्शन पे नहीं है, बेटे से तनख्वाह ना लेने पे, एकामा पे हुई है। उनको कोई फाइनेंशियल और मिसयूज ऑफ पावर पे तो गलत बयानी ना करें। वो वकील है, बताएंगे करप्शन किस चीज पे हुई है। क्या एकामा और तनख्वाह ना लेने वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में था? तो इस तरह की बातें ना करें। मैं वाजे कर दूं, इकामा और तनख्वाह ना लेने वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में था, उनकी नाअहली हुई थी। जो चार्जेस यहाँ हुए हैं, जिनके ऊपर सजा हुई है, जज अरशद मलिक ने दी थी, वो करप्शन चार्जेस है। अल अजीजिया वाला केस है, दूसरा एवनफील्ड डिपार्टमेंट वाला केस है, जिसमें मरियम नवाज को सजा हुई थी और मरियम नवाज साहिबा को बाद में बरी कर दिया गया था। आप जजमेंटों को पढ़ लें। ठीक है, चले इस पे किस दिन फिर इस पे पूरा प्रोग्राम करते हैं। शैलजा साहब ये बता दीजिएगा, आप वकील मोहतरम, आपको पता है कि फैक्ट एंड फिगर्स क्या है? शैला साहब जी ठीक है, मगर किसी पे इल्जाम ना लगाए। चलो आप इसी तरह से निहाल साहब, आपका भी शेर साहब, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। ठीक है शैलजा साहब, क्या कोई सियासी आदमी जो है, सियासी लीडर, निगरान सेटअप का वज़ीर आज़म हो सकता है? देखिए, ये तो दोनों पार्टीज मिलकर डिसाइड करेंगी, लेकिन इसहाक डार तो सेनेटर भी हैं और मेरा नहीं ख्याल कि वो हो सकते हैं, और मैं नहीं समझती कि वो होंगे। मैं एक बात कहूँगी कि जब हम जर्नल ज़हीरुल इस्लाम का बयान ये देखते हैं कि हम इन्हें थर्ड ऑप्शन के तौर पर लेकर आए, तो सीधी सीधी बात है कि एक वज़ीर आज़म को जो है मुकदमात में फंसा कर जो है उसे नाअहल किया गया। चार्जेस तो आप पर भी हैं अभी बहुत सारे, जिसमें तोशाखाना भी है, जिसमें जो है अलकादिर ट्रस्ट भी है, जिसको इकरार कर रहे हैं, ओपन एंड शट केसेस हैं। और मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह से एक मुंतखब हुकूमत के वज़ीर आज़म को हटाया गया, ये बहुत ही एक अफसोसनाक अमल था। अगर उन पे कोई करप्शन के चार्जेस थे तो उनको करप्शन ही में दी जाती, लेकिन जिस तरह से खेल हुआ है वो अच्छा नहीं है और उससे कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं किया। शरद साहब आपका बहुत शुक्रिया। निहाल हाशमी साहब, शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह अगले जुमे रात 10:03 पर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।